वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया और इस सेगमेंट में हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल को डिस्कस करते हैं। लाहौर शहर की आबादी जिस तेजी से बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इस शहर के मसाइल भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इस शहर के मसाइल का जब भी जिक्र करते हैं ना तो बेहंगम ट्रैफिक एक मसला है जिसकी वजह से आए रोज हादसात की शरह में भी इजाफा हो रहा है। और जब भी कोई हादसा रुनुमा होता है तो हम सबकी कोशिश होती है कि जब तक इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडर नहीं आते मुतासरा शख्स को किसी न किसी तरह फौरन से फर्स्ट एड या इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिल जाए। लेकिन आम लोगों की तरबियत ना होने की वजह से कई लोग जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। हालिया बरसों में हमने देखा कि हमारे मुल्क और दुनिया दोनों में बहुत सी कुदरती आफात आई हैं। जंगल में आग लग जाना, सैलाब की सूरत हाल हमारे सामने है, इंतहाई दर्जे हरारत भी हमारे सामने है, तेज बारिशें होना, यहाँ पर शदीद समंदरी तूफान ने इंसानी जिंदगी को शदीद मुतासर किया है। और उसके साथ साथ अगर अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो इन हालात में हम सबको इस काबिल होना चाहिए कि हम फर्स्ट एड मुहैया कर सकें किसी को। तो फर्स्ट एड की अहमियत को उजागर करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो सुबह पंजाब के लोग खुशकिस्मत हैं कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में महज चंद मिनटों में रेस्क्यू 1122 जैसी शानदार सर्विस हमारे पास मौजूद है। और आम शहरियों की फर्स्ट एड की तरबियत हासिल करना क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है, इस हवाले से बात करेंगे। रेस्क्यू सर्विस की जानिब से क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब दीबा शहनाज अख्तर साहिबा, हैं हेड ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन रेस्क्यू 1122 सर्विसेज से उनका ताल्लुक है। दीबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जागो लाहौर का कि उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज प्रोग्राम के लिए मुझे इनवाइट किया। और आज उन तमाम ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स जो कि फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, दुनिया भर के तमाम फ़र्स्ट एडर्स, उनको हमारा सलाम, क्योंकि हम खुद ये काम करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि किसी की ज़िंदगी आपने बचानी है और जिसने एक ज़िंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो सोचें कि जो हमें लगता है कि कभी कोई हादसा हो जाता है और जो आम बंदा वहाँ से गुजर रहा है, अगर वो ट्रेंड है और फर्स्ट एड दे सकता है तो वो ज़िंदगी बचाने में माविन साबित होता है इमरजेंसी सर्विसेज का और अल्लाह ताला के उस काम में जो जिसका जिम्मा हमारे अल्लाह ताला ने दिया। बेशक। तो क्या फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, जो इनिशियल हम कह सकते हैं कि स्टेप्स हैं जो हर एक बंदे को आना चाहिए, वो मर्द हो, खातीन हो, कोई नौजवान हो, उसको आनी चाहिए वो चीज़? पहले तो मैं ये बता दूं कि रेस्क्यू सर्विस का आगाज भी इसीलिए हुआ था। अच्छा। क्योंकि जिस वक्त हादसा होता था कोई ऐसी सर्विस नहीं होती थी कि हॉस्पिटल पहुंचा सके। और फिर आम बंदे के लिए बड़ा मसला होता था, अगर वो हेल्प करते थे तो उनकी हेल्प जो है वो मेडिकल लीगल केसेस की वजह से वो डर और खौफ भी था। तो जिसकी वजह से सर्विस बनाई गई थी। और सर्विस का जो हर बंदा है वो फर्स्ट एड और इमरजेंसी सर्विसेज कैसे देते हैं एट द सीन और से लेकर हॉस्पिटल जाने तक, उसके लिए हर जो स्टाफ है रेस्क्यू 1122 का वो तरबियत याफ्ता है इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी से। लेकिन ये चीज़ काफ़ी नहीं होती। इमरजेंसी सर्विसेज दुनिया भर में उनका तो एक रोल रहता है प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो कम्युनिटी का होता है, वॉलंटियर्स का होता है, वहाँ के लोगों का होता है। अगर वो लोग तरबियत याफ्ता होंगे तो जो हादसे या सानहे का पहला घंटा होता है जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं या गोल्डन मिनट्स होते हैं, जिसमें आप अगर कोई कार्डियक अरेस्ट में चला गया, दिल बंद हो गया, खून बह जाने की वजह से अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से किसी की डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उन दोनों सूरतों में वो अगर तरबियत याफ्ता फर्स्ट एडर है तो हेल्प आउट करेगा तो ज़िंदगी बच सकती है। और ज़्यादातर अमवात जो हैं, पहले तो ये बात कि आपने शुरू में भी जिक्र किया, रोड ट्रैफिक हादसात डे बाय डे यूं ही आबादी बढ़ती गई, यूं ही गाड़ियां बढ़ गई, हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गए, एक्सीडेंट भी ज़्यादा होना शुरू हो गए। तो अब रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 4-4.5 हज़ार इमरजेंसी तो रेस्क्यू 1122 अकेली मैनेज कर रही होती है पंजाब में। और उसमें से 1000 रोड ट्रैफिक क्रैशेस होते हैं और उनमें भी 80% रिलेटेड टू मोटर बाइक होते हैं। और मोटर बाइक पे आपको भी पता कौन यंग ब्रेड विनर्स होते हैं, कमाने वाले होते हैं। वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कमाने वाले घर के कफील हो सकते हैं, अफराद हो सकते हैं। अब वो अगर थोड़ी सी भी इंजरी हो, मैं हेड इंजरी की तो जो ज़्यादातर हेड इंजरी से भी रिपोर्ट होती है, लेकिन थोड़ी सी भी इंजरी हो गिरने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, वो बंदा कुछ ना करते करते भी अपने उस जख्म की वजह से 1 हफ्ते के लिए घर बैठ जाएगा
मीन्स कि वो अपनी फैमिली पे भी बोझ होगा, वो हॉस्पिटल पे भी बोझ होगा। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाएं तो जो सबसे एसेंशियल स्किल्स हैं फर्स्ट एड में वो 2 हैं। अच्छा। नंबर 1 है कि आपको CPR करना आना चाहिए। अच्छा। जिसे कहते हैं दिल बहाल करना, किसी का दिल बंद हो गया ठीक है, तो किस तरह दिल को बहाल करते हैं। और दूसरा, आपको ब्लीडिंग कंट्रोल करनी आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा खून बह जाने की वजह से आप हॉस्पिटल तो हो सकता है उसको पहुंचा दें, लेकिन उस वक्त उसका सर्वाइवल मुमकिन ना हो। तो बेहतर है। और फिर रोड ट्रैफिक क्रैशेस में ब्लड लॉस, हेड इंजरीज और इस तरह की बहुत सी चीजें देखने में आती हैं। अगर हमारे लोग ट्रेंड हैं और वहाँ पे जाके ये 2 स्किल्स परफॉर्म कर सकें तो वो बहुत सी जिंदगियों को बचाने में हमारी भी मदद कर रहे होंगे और उन फैमिलीज की भी कि जो इसका शिकार हैं। और हम भी चाहते हैं कि सारे लोग सेफली वापस घर पहुंचे हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनका इंतजार कर रहा होता है। अब उसके लिए रेस्क्यू 1122 का प्रोग्राम किया है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप वाइज 3 प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं। नंबर 1 के एक जनरल पब्लिक के लिए मैस लेवल पे हमने जो शुरू किया है वो पाक लाइफ सेवर प्रोग्राम है। अच्छा। पाक लाइफ सेवर प्रोग्राम की एप्लीकेशन के ऊपर भी ये मौजूद है, मोबाइल ऐप पे भी मौजूद है पाक लाइफ सेवर के नाम से। और जिन लोगों के पास आईफोन वगैरह होते हैं और उनकी एक्सेस नहीं होती तो वो उनके लिए हमने वेबसाइट cpr.gov.pk पे आप जाएं, ठीक है, आप रजिस्टर्ड करें खुद को, आपको CPR से रिलेटेड वीडियो भी मिलेगी और आपका वहाँ पे टेस्ट भी होगा छोटा सा। अच्छा। उसके बाद नजदीकी रेस्क्यू स्टेशन पे आप जाते हैं, वो आपको मैसेज भी वहाँ मिलेगा, आपको हैंड्स ऑन स्किल्स वहाँ सिखाई जाएंगी। और हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने जब ये शुरू किया था प्रोग्राम कम्युनिटी सेफ्टी का, तो हर जो रेस्क्यू स्टेशन है उसको कम्युनिटी रेस्क्यू स्टेशन डिक्लेयर कर दिया था, ताकि पब्लिक को फील हो ये उनका इदारा है, ये उनका इदारा है और वो यहाँ पे आके वो तमाम चीजें सीख सकते हैं और हमारे साथ मिलके काम कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एवरीवन कि हम उनको बार बार कहते हैं कि जिस बंदे के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे साथ जुड़ने का, 2-4 दिन हमारे साथ काम करने का या ज्यादा देर वॉलंटियर करने का, वो कम से कम इस प्रोग्राम के लिए अपना टाइम जरूर निकाले और वो रजिस्टर्ड हो, ट्रेनिंग हासिल करे, ताकि वो अपनी फैमिली के लिए एक यूजफुल बंदा हो, अपने दोस्तों के लिए, अपने अहबाब के लिए, और किसी जगह हादसा हो तो वो ये 2 स्किल्स तो कम से कम परफॉर्म करता हो। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद दूसरा स्टेप है हमारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के तुलबा तालिबात के लिए, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। उसके लिए हमने NCC की तर्ज में रेस्क्यू कैडेट कोर शुरू की। रेस्क्यू कैडेट कोर की भी एक पूरी एप्लीकेशन है, उसको भी वेबसाइट पे वो भी अवेलेबल है। उसमें हम क्या करते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट लास्ट ईयर शुरू किया कि बहुत से स्टूडेंट्स इसके अंदर रजिस्टर्ड हों और 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। आपके पैट्रियोटिक बनने से लेकर आपकी फ्लैग होस्टिंग, पैट्रियोटिक, आपकी ड्रिल, फिर आपकी लाइफ सेविंग स्किल्स जिसमें फर्स्ट एड कंपोनेंट है, हेल्थ एंड हाइजीन के लिए अपने मुल्क को खूबसूरत कैसे बनाना है, प्लांटेशन, वो मुख्तलिफ बहुत खूबसूरत एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से हमारा करिकुलम डिजाइन हुआ था। अच्छा। उस मॉड्यूल में जो बंदा एंटर होगा एक में वो 70% मार्क्स लेता है तो दूसरे मॉड्यूल में जाता है, फिर थर्ड में जाता है। इस तरह जब वो कंप्लीट कर लेता है सीरीज वहाँ पे तो उसको एक मैसेज जाता है कि वो हमारे पास भी डाटा आ जाता है। अगर वो एक कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से 20-25 लोगों का ग्रुप है तो हम खुद कांटेक्ट कर लेते हैं, और अगर वो स्कैटर्ड है, एक इंडिविजुअल ने किया, देन वो हमें डायरेक्ट, हम उनको कहते हैं आप स्टेशन पे राब्ता करें और स्टेशन पे आके स्किल सीखें। अदरवाइज हमारे ट्रेनर्स का जो ग्रुप होता है वो उस यूनिवर्सिटी में जाता है, कॉलेज में जाता है और उनको 10 डेज के ऊपर ये रिहर्सल कराता है। 2 घंटे 2.5 घंटे के प्रोग्राम में अगर नई लोग 10 दिन देते हैं हमें लगातार, तो हम 3 दिन लेके तो उनकी ये सारी स्किल्स डेवलप करते हैं, ताकि वो जो हमारी जैसे एनसीसी में होता था ना, एनसीसी में रिलेटेड टू डिफेंस होता था, लेकिन चूंकि आप डिफेंस रिलेटेड इतना वो भी है, एनसीसी भी खत्म हो गया था। हमारा प्रायोरिटी ये है कि हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स और यूथ को हम सेफ्टी के ऊपर प्रमोट करें, सेफ्टी प्रमोट करने के ऊपर ट्रेनिंग दें, और वो इस काबिल हो कि अपने आप को भी महफूज बनाएं, अपने मुल्क को खूबसूरत बनाएं और इस मुल्क के लिए भी कुछ कर सके। और फिर उसका एक फर्दर स्टेप है, यानी जो बच्चा ग्रेजुएट करता है या अपना कॉलेज छोड़ता है वो कोर्स करने के बाद, उनके लिए तीसरा प्रोग्राम है, वो है कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स। अच्छा, ये वो वॉलंटियर का दस्ता होता है जो यूनियन काउंसिल में रेस्क्यू के साथ अटैच होता है। इसको एक इंटरनेशनल कोर्स है, कम्युनिटी एक्शन फॉर डिजास्टर रिस्पांस, जिसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन किया जाता है। और जो लोग उस पर ट्रेंड होते हैं उनको हम मुहर्रम, रबीउल अव्वल, इस तरह की मैच गैदरिंग इवेंट में अपने साथ पहले अटैच करते हैं,
अटैच करते हैं। फिर हम साल में 2 कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अरेंज करते हैं, इंटर यूनियन काउंसिल कंपटीशन। जो बेस्ट टीमें होती हैं उनको हम लाहौर बुलाते हैं नेशनल कंपटीशन के लिए, और वॉलंटियर को उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े करते हैं, उसी इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में, जहां से हमारी टीम यूनाइटेड नेशन से सर्टिफाइड है, जनूबी एशिया की पहली टीम है। और उनको हम ये रियलाइज कराते हैं कि ये वो फोरम है जहाँ पे वर्ल्ड एलीट टीम मौजूद है, और आपको भी वही प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। वो वहाँ पे सिमुलेशन एक्सरसाइज और कंपटीशन करते हैं और बेस्ट टीमों को हम एक्नॉलेज करते हैं, और ये हमारी हर साल की एक्टिविटी है। इस साल भी ये हम दिसंबर में 1 से 3 दिसंबर हम उनका कंपटीशन अरेंज कर रहे होंगे। बताने का मकसद ये है कि जो फर्स्ट एड है वो हमारे इन 3 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इंटेग्रल पार्ट है, और हम लाजमी उन तीनों को अपने तौर पे साथ लेकर चल रहे हैं ताकि जिंदगियों को बचाया जा सके। रेस्क्यू 4 मिनट में मोटर बाइक पे पहुंच रही है और 7 मिनट में एम्बुलेंस पे पहुंच रही है, लेकिन उन 4 और 7 मिनट से भी पहले अगर कोई पहुंच रहा है तो वो आप लोग हैं, वो कम्युनिटी है, पासर बाय हैं। अगर वो ट्रेंड है इस चीज के ऊपर, यकीन जानिए कि अल्लाह करे वो वक्त आए कि हमें भी ये कॉल आए कि कोई इमरजेंसी नहीं है, और लोग भी सेंसिटाइज्ड हों और ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सके। क्योंकि हमारी तरबियत का आगाज तो इसी पे होता है, जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। सूरह माइदा में है, अल्लाह ताला का हुक्म है ये, और ये अल्लाह ताला उन लोगों को सिलेक्ट कर देता है जो जिंदगियां बचाने में माविन साबित होते हैं। ये आम बंदे से काम लेता ही नहीं, अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किया होता है, तभी वो लोग होते हैं। तो मुझे दिव्या बताइए कि पहले कितने मिनट्स में हमें ये CPR या जो ब्लड जो रोकना होता है उसको कर देना चाहिए, वो पूरी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए? देखिए, एज अर्ली यू स्टार्ट CPR उतने चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। 4 से 6 मिनट का टाइम होता है। अगर उसमें आप CPR स्टार्ट नहीं करते और बंदा कार्डियक अरेस्ट में है तो सर्वाइवल चांसेस उतने मिनिमाइज होते जाते हैं। हर मिनट में 10 मिनट आप समझे उसके जाया हो रहे हैं। तो इसलिए यूं ही किसी को CPR की जरूरत किन किन चीजों में ज्यादा पड़ सकती है? रोड ट्रैफिक क्रैशेस में, कार्डियक अरेस्ट में कोई चला गया, इसी तरह से ड्राउनिंग विक्टिम्स जो होते हैं उसमें CPR की जरूरत पड़ सकती है। इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है हाई टेंशन वायर से, उसके बाद फौरी जो हार्ट स्टॉप हुआ होता है उसको रिवाइव करने की जरूरत होती है। आप नहीं कर सकते, आप अगर नहीं सांस दे सकते, आपको कराहत हो रही है, आपको लग रहा है कि मतलब मेरे पास बैरियर डिवाइस नहीं है कि मुंह पे रख के मैं सांस दूं, आप जस्ट कंप्रेशन ओनली CPR करें। सीने पे हाथ रखें, सीने के दरमियान में, और 2 से 2.5 इंच का भी तो होता है ना कि हमने ऐसे करके। हाँ जी, वो फुल पावर से आपने अपनी एल्बो के साथ नहीं करना। हमारे पास वीडियो भी है, आपके सेक्शन के साथ शेयर किया, अगर वो वहाँ पे चलाना चाहते हैं तो वो भी चला सकते हैं। उसमें आपने कोई मतलब ज्यादा इस तरह से है कि उसमें आपकी बॉडी की एक जरूरत पड़ती है। ये देखिए, ये चल रही है साथ साथ, ये किस तरह। ये हमारे वो वॉलंटियर्स हैं जो कि हर साल कंपटीशन में आते हैं। इनको हम मैस कैजुअलिटी और मैस गैदरिंग इवेंट्स की मुख्तलिफ चीजें हम दे रहे होते हैं। अच्छा, कि ये इवेंट्स है, ये सिनेरियो और आप परफॉर्म करें। तो उसमें 2 से 2.5 इंच आपने सीने को प्रेस करना है, क्योंकि आपका जो दिल है वो पसलियों के पिंजरे में है। मैं आम जबान में बात करूंगी, टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करूंगी ताकि सबको समझ आए। अब आप देखें कि आप जब उस पसली को दबा रहे हैं जिसके नीचे आपने दिल को प्रेस करना है। दिल को क्यों प्रेस करना है? इसलिए कि वहां पे ऑक्सीजन वाला खून मौजूद होता है, और आपके दिमाग को उस वक्त जो फौरी चाहिए होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन वाला खून चाहिए होता है ना। तो वो जब आप प्रेस करेंगे तो वो आगे पंप करेगा और फिर आपके दिमाग तक वो ब्लड पहुंचेगा। जब वो ब्लड पहुंचेगा तो जो अल्लाह ताला ने आपका एक सिस्टम बनाया होता है ना कि इस वक्त सर्कुलेशन हो रही है, दिमाग तक ब्लड पहुंच रहा है और हम जिंदा हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो जो बंदा कार्डियक अरेस्ट में गया है वो रिवाइवल के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। तो आप रिवाइव कर रहे होते हैं। और अब CPR छोड़ना कब है, इसके भी तरीका है। आप CPR परफॉर्म कर रहे हैं, आप CPR परफॉर्म करते रहे अनटिल के प्रोफेशनल हेल्प पहुंच जाती है। सही, लेकिन ये करने में आप किसी डमी के ऊपर करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये आपने 1 मिनट में 110 से 20 मर्तबा करना होता है। अच्छा, अब ये आप देख लें कि आप अपनी स्ट्रेंथ भी देख लें और आपने काउंट करना और ये चीज करते रहना। अगर नहीं भी सांस दे सकते, बाकी चीजें स्टेप्स नहीं कर सकते, कंप्रेशन ओनली CPR में आप चेस्ट को 2 से 2.5 इंच डीप और चेस्ट को दोबारा रिकॉइल होने दे पूरा। यानी उसमें ये नहीं है कि आपने बहुत तेज इतना फास्ट कर लिया कि उसने रिकॉइल नहीं हुआ तो पंप नहीं हो रहा ब्लड आगे प्रॉपर। इस तरह से आप किसी को प्रेस करके छोड़ते हैं तो उतना ही उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो आगे जाता है। तो आपने ये रिकॉइल भी होने देना है, चेस्ट को राइज एंड फॉल का ख्याल रखते हुए, और आपने ये रिदम भी बरकरार रखना है कि 1 मिनट में 100 से 120 के दरमियान, तो 110 ही बनता है,
आपकी लाजमी आपकी स्पीड होनी चाहिए जिसमें आपने दिल को दबाना है, तब जाके आप रिवाइव कर सकते हैं। दूसरी चीज आ जाती है जिसकी वजह से ज्यादा जाने जाती है, वो तो ब्लीडिंग, और वो ज्यादातर एक्सीडेंट्स में ऐसा होता है। आपको इमीडिएटली आपके पास जो भी इम्प्रोवाइज्ड मतलब उस वक्त अवेलेबल कपड़ा है, चीज है, आप उसको प्रेशर, डायरेक्ट प्रेशर और एलिवेशन और कंप्रेशन, 3 सिंपल से स्टेप्स है, आपने इसके तहत करके उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करना होता है। और उस कोशिश, एक चीज का ख्याल रखें, ब्लड क्योंकि आप जिसको मदद कर रहे हैं हो सकता है कि उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज वगैरह हो, उस सूरत में कोशिश करें कि आप जिस वक्त कपड़ा वगैरह बांध रहे हैं तो खुद को भी, अपने हाथ को, अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप फिर अपने आप को भी थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। अदरवाइज आप उसकी हेल्प करें और खुद अपने हाथों को बाद में वॉश कर लें तो आपकी वजह से किसी की जान बच सकती है। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो ट्रेनिंग्स वहाँ पे लेने आते हैं दीबा, तो उनको कितनी देर की, मतलब 3 महीने की, 6 महीने की, इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती है? कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? जो हमारा ये सीपीआर का ये 1 डे का प्रोग्राम है, सीपीआर ब्लीडिंग कंट्रोल का। अगर आपने मॉड्यूल उधर से पढ़ लिया, वीडियो उधर से देख ली, उधर टेस्ट छोटा सा है वो दे दिया, तो फिर जो आप आएंगे आपको लगातार हम सीपीआर पे ही लगाएंगे। विद इन 1 और 2 आवर आप अगर इस काबिल, जितनी देर में आप अपनी स्किल्स को बेहतर कर सके, क्योंकि सीपीआर एक रिग्रेस प्रोसेस है, क्योंकि आपने 1 मिनट में करेंगे आपका सांस फूल जाता है, तो उसमें फिजिकल फिटनेस बहुत चाहिए होती है कि जब आप बार बार करेंगे तो आपकी मसल्स और आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, आपका स्टेमिना बनेगा। और फिर अगर कभी आपको अपने उस रोड से हॉस्पिटल तक पेशेंट को पहुंचाना पड़ता है, दरमियान में सीपीआर करना पड़ता है, आप ऐसी जगह पे जहाँ पे रेस्क्यू सर्विस नहीं थी और आपने खुद पहुंचाना है, तो कम से कम आप इस काबिल जरूर होंगे कि आप वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर आप कम्युनिटी हैं तो आप नहीं कर सकते और आपको लगता है कि अब मुझे खुद सीपीआर करने की जरूरत पड़ गई, आप सीपीआर करें, तो ये नहीं है कि आप उसकी वजह से खुद अपने आप को उसमें डाल दें। आप थोड़ा सा अपनी सांस को बहाल करें, क्योंकि आपकी जिंदगी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, और फिर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं और दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप 2 लोग हैं तो कोशिश करें कि ये कंटिन्यू रहे प्रोसेस और इसमें तात्तुल ना हो बीच में। या अगर ज्यादा से ज्यादा भी आप रुकना चाहते हैं तो 10 सेकंड से ज्यादा का वक्फा नहीं होना चाहिए। लेकिन दिबा, ये चीजें तो वहाँ पे सिखाई जाती है। बहुत से हादसा, जो ट्रैफिक हादसा होते हैं उनमें हेड इंजरी भी हो जाती है, फ्रैक्चर भी इवन 2 के हो जाता है, तो इस चीज के बारे में भी सिखाया जाता है? बिल्कुल, जो हमारा रेस्क्यू कैडेट कोर के अंदर पूरा प्रोग्राम है, और जो कर्ड का भी है, कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम, वो दोनों प्रोग्राम में फ्रैक्चर मैनेजमेंट है, अपर एक्सट्रीमिटीज, बाजू, लोअर एक्सट्रीमिटीज, हेड इंजरीज, अगर एल्बो बैंड है निकल जाता है, जोड़ से निकल जाती है, वो सारे, वो एक कम्प्रीहेंसिव मॉड्यूल है। लेकिन मैं तो फर्स्ट एड के हवाले से उनको कह रही हूँ जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। पता है कि आजकल ना हमारा जो दौर चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली आप वॉलंटियर कॉल करें कोई शायद शो अटेंड करने के लिए तो बहुत से लोग आ जाएं, लेकिन वॉलंटियरली जो कि उनको फायदा दे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हो, अगर आपने वही चीज पैसे दे के करवानी है फिर तो हर कोई आ जाएगा, तो फिर वो पूछ के आएंगे। अगर वो डिमांड है किसी इंटरनेशनल, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि मैंने फलां जगह पे जाना है, फलां कंट्री में, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप फर्स्ट एड की या बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग आप करके आए अपने कंट्री से। तो वो फिर आते हैं, उनकी जरूरत होती है, वो इसलिए करते हैं। लेकिन वो लोग जो आम हो, मतलब आम सिटीजन्स हो, आम से मुराद ये नहीं कि वो आम होते हैं, वो अपनी जगह खास होते हैं, लेकिन उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई इंटरनेशनली तो उस बंदे को लाइसेंस नहीं मिलता जिसने सीपीआर नहीं किया होता। ऐसे भी कंट्रीज हैं, और ये हमारे यहाँ ही ऐसे है कि जिंदगी बड़ी सस्ती है, जो मर्जी जहाँ मर्जी जैसे मर्जी ले ले और फिर कोई नहीं पूछता। अदरवाइज ये अल्लाह ताला की एक सबसे खूबसूरत अता है और इसमें एक दूसरे की मदद करना हम सबका फर्ज है। और अगर हम सब इस चीज पे मुत्तहिद हो जाएं कि हमने फर्स्ट एड डर बनना है, हमारा तो मिशन है, रेस्क्यू 1122 तो इस मिशन को लेके चल रही है कि जो उन 2 प्रोग्राम्स में नहीं आते वो लंबे हैं, तो उनके लिए हमने पाक लाइफ सेवर प्रोग्राम बनाया ताकि हर घर में एक फर्स्ट एडर ट्रेड हो सके। और हमारी सर्विस का ये मिशन है कि हम हर घर में एक बंदा तो ऐसा हो जिसको फर्स्ट एड आती हो, और कोई अगर इमरजेंसी हो तो वो उसके लिए मददगार और प्रोवाइडर बिल्कुल ऐसे बन सके। आज का दिन मेरे ख्याल से मनाने का मकसद भी यही था कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जा सके, और ये रोजाना की बुनियाद पर होना चाहिए जो प्रोसेस चल रहा होता है। खासतौर पर मोटरसाइकिल वाले जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं। कितने एक दिन में कितने कॉल्स आ जाती हैं आप लोगों को? जो देखिए 1000 जो हमारा जो रोड ट्रैफिक क्रैशेस हैं उसमें 80% रिलेटेड जो मोटरसाइकिल विक्टिम्स है ना, वो मोटरसाइकिल से रिलेटेड होते हैं।
उसमें भी एक छोटी सी इंटरवेंशन है जो बहुत ज्यादा प्रीच भी हमारे लेवल पे भी की जाती है, रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस भी दिए हमने कंसर्न अथॉरिटीज को भी। अच्छा। और डायरेक्टर जनरल साहब इस पे बड़ा फोकस भी करते हैं कि देखिए मोटरसाइकिल की स्पीड ही अगर आप 40 की रख के चलें, रेंज में रख लेफ्ट लेन में लगा के चलें, और एक बड़ा हमने एक रोड शो किया, उसमें हमने जस्ट ट्रेंड देखने के लिए कि किस तरह से मोटर बाइकर बिहेव करते हैं। बिलीव मी, उस दिन मुझे भी पहली दफा पता चला कि इन्होंने साइड मिरर उतार के घर में रखे होते हैं। वो उन्हें पीछे का पता नहीं होता, हेलमेट उन्होंने पहनी होती है तो आवाज, बहुत से लोगों ने हैंड्स फ्री भी लगाई हुई होती है, वो भी गाने सुन रहे हैं या कॉल्स पे बात करके जा रहे हैं। तो मोटर बाइकर्स को ये चाहिए कि वो अपनी स्पीड को रिड्यूस करें अनटिल अनलेस के ये एक कानून बन जाए कि उन्होंने 30 से आगे चलानी नहीं, क्योंकि और अपनी लेन में रहें, खुदारा अपनी लेन में रहें। इंटरनेशनली ये कैंपेन चल रही है लव 30 की। लव 30 के तहत जो मोटर बाइक की स्पीड है वो 30 की स्पीड से ज्यादा आप पर आवर नहीं चला सकते, पर मिनट ही चला सकते। ठीक है जी। दीपा शहनाज अख्तर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, हेड ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है, रेस्क्यू 1122 सर्विसेज से उनका ताल्लुक है। दीपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आज का दिन आपने हमारे साथ मनाया। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जनाब आज मनाया जा रहा है, और इस हवाले से हमने अवेयरनेस कैंपेन एक चल रही है, उस पर हमने भी थोड़ा सा अपना किरदार अदा किया है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा आगाही पहुंच जाए।